मोदी का चिर परिचित सादगी भरा अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी की एक और तस्वीर। मतदान बूथ तक काफी दूर तक पैदल चलकर पहुंचे पीएम मोदी। इस दौरान बूथ के आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों का अभिवादन भी किया स्वीकार। दोनों हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने स्वीकार किया लोगों का अभिवादन और बूथ पर लाइन में लगकर अपनी बारी का पीएम मोदी ने किया इंतजार। हाथ में पहचान पत्र लेकर पीएम लगे रहे लाइन में। कमरे में पहुंचते ही लोगों ने खड़े होकर किया पीएम का स्वागत। पीएम ने भी सहजता से स्वीकार किया स्वागत और बैठने को कहा। पूरी मतदान प्रक्रिया के बाद मोदी ने किया मतदान और पीएम ने गुजरात के नागरिकों और चुनाव आयोग का अभिनंदन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खबरों के प्रति लगाव। इतनी व्यस्तता के बावजूद मोदी रहते हमेशा खबरों से अपडेट। खासकर पोलिंग और काउंटिंग वाले दिन तो रहता है विशेष लगाव। आज भी वोटिंग प्रतिशत को लेकर ले रहे पल पल की जानकारी। मोदी खबरों पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। जब अपने आवास पर होते हैं तो चैनल्स पर डिबेट्स को भी सुनते हैं तल्लीनता से। डाइनिंग टेबल पर भी मोदी करते रहते हैं चैनल्स की अदला बदली। डिंपल के सामने मिथक तोड़ने की चुनौती। दरअसल मैनपुरी को रास नहीं आई आधी आबादी की सियासत। मैनपुरी से लोकसभा में आजादी के बाद से अब तक नहीं बनी कोई महिला सांसद। दौर चाहे जो भी रहा हो, आपातकाल का या फिर मंडल कमंडल का, मैनपुरी पर पहली बार 2004 में कांग्रेस ने महिला को बनाया था प्रत्याशी। कांग्रेस ने सुमन चौहान को महिला प्रत्याशी के तौर पर उतारा था मैदान में, लेकिन कमजोर हो चुकी कांग्रेस की सुमन चौहान की जमानत तक जब्त हो गई थी। इसके बाद 2009 के भाजपा ने आम चुनाव में भजन गायिका तृप्ति शाक्य को दिया था टिकट और प्रत्याशी के तौर पर भाजपा की तृप्ति शाक्य की भी जमानत हो गई थी। जब 2014 के चुनाव में बसपा के टिकट पर लड़ी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य रही तीसरे स्थान पर। इधर चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरी राजेश्वरी की भी जमानत जब्त हो गई थी और ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव में किसी भी दल ने महिला प्रत्याशी को मौका ही नहीं दिया। फिलहाल मैनपुरी लोकसभा सीट पर 2022 उपचुनाव में 2 महिला प्रत्याशी हैं उम्मीदवार। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा देवी तो दूसरी तरफ अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव। ऐसे में मैनपुरी की सियासत में समाजवादी पार्टी के सामने है बड़ी चुनौती। सभा के सामने है महिला जनप्रतिनिधि के मिथक को तोड़ने की चुनौती।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बढ़ा कद, राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर हो रही चर्चा। दरअसल मनपसंद पीएस की नियुक्ति को लेकर लगाए जा रहे हैं कयास। सूत्रों की माने तो केंद्र में किसी भी मंत्री के पीएस पद पर नहीं होती है खास की नियुक्ति, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए शायद टूटा है यह कायदा। 2009 बैच के आईएएस तेजस्वी नाइक को नियुक्त किया गया केंद्रीय मंत्री तोमर का नया पीएस। जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनाए कुछ यादगार संस्मरण और उनकी युवावस्था की कुछ यादें हो गई ताजा। दरअसल रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। एक उद्घाटन समारोह में सीजीआई ने साझा की अपनी सुनहरी यादें। बोले, जब मैं 20 साल का था मैंने किया था ऑल इंडिया रेडियो में काम। मैंने अपने संगीत प्रेम के चलते रेडियो जॉकी के रूप में काम किया था। प्ले इट कूल, अ डेट विद यू और संडे रिक्वेस्ट जैसे कार्यक्रमों की थी मेजबानी। और संगीत के लिए मेरा प्यार आज भी पहले की ही तरह कायम है। गोवा में IIULER के पहले शैक्षणिक सत्र का सीजीआई चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किया। गुजरात में भाजपा के शो स्टॉपर योगी। पीएम मोदी के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा योगी की रही डिमांड। भाजपा के प्रचार अभियान का समापन किया योगी आदित्यनाथ ने। 5 दिसंबर के चुनाव के लिए 3 दिसंबर को खत्म हुआ था चुनाव प्रचार। योगी ने प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में की बड़ी रैलियां। अंतिम 2 दिनों में पीएम मोदी ने नहीं की एक भी चुनावी सभा, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि 1 दिसंबर को पीएम मोदी ने गुजरात में की 7 ताबड़तोड़ सभाएं और इसी बीच पीएम मोदी ने किया 54 किलोमीटर लंबा एक ऐतिहासिक रोड शो भी। गुजरात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा, अगर मोदी के बाद गुजरात में किसी की मांग है तो वो है योगी आदित्यनाथ। हालांकि इसमें नहीं कोई संदेह कि यहाँ अमित शाह ही हैं सबसे बड़े स्टार प्रचारक। ये भी सनद रहे, इस बार गुजरात में सबसे ज्यादा मेहनत की है अमित शाह ने। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक में सर्वाधिक सक्रिय रहे हैं अमित शाह। अगला नंबर किसका? छत्तीसगढ़ में जारी प्रवर्तन निदेशालय का जलजला। सूत्रों की माने तो कई शहरों में सफेद पोश लोगों से हो रही पूछताछ। राजधानी रायपुर के एक बड़े चिकित्सक से भी ईडी ने पूछताछ की है। कुछ दिन पहले ही रायपुर में 200 करोड़ का भुगतान कर खरीदी है जमीन। कोयला घोटाले में आरोपी लोगों के कनेक्शन वाले लोग ईडी के रडार पर।
राजनांदगांव की भी एक हवाला कारोबारी से हुई है पूछताछ। रियल एस्टेट ब्रोकर्स की भी ईडी कर रही है पड़ताल। एक बड़े ब्रोकर को मुर्गा बनाकर पूछताछ करने की भी चर्चा। सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया से भी पूछताछ जारी। ईडी के रिमांड पर हैं सौम्या चौरसिया। राजस्थान में साधु नहीं है सुरक्षित। साधुओं को लेकर जारी एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। राजस्थान में 5 वर्ष में 30 से ज्यादा साधुओं पुजारियों की मौत हुई। 20 नवंबर को राजसमंद जिले में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया था। मंदिर की जमीन पर दुकान बनाने का विरोध करने पर हुई थी पुजारी की हत्या। ऐसे ही 2 साल पहले करौली के भूकना गांव में जलाया गया था पुजारी को। तो 20 जुलाई को भरतपुर के पसोपा में एक साधु ने किया था आत्मदाह। इस साल अब तक राजस्थान में हो चुकी है 12 साधुओं और पुजारियों की मौत। वहीं पिछले 5 साल में 30 से ज्यादा हुई मौत। इनमें ज्यादातर मामले जमीन विवाद के। सोमिया सदफ और शाजिया बेगम का चुनाव रद्द। दोनों का जन्म हुआ है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में। अगर पीओके भारत का हिस्सा तो वहां से कुपवाड़ा आकर बसे मतदाता क्यों नहीं? दरअसल पीओके के मुजफ्फराबाद की सोमिया सदफ की हुई है कुपवाड़ा में शादी। दिसंबर 2020 में जिला विकास परिषद चुनाव में थी उम्मीदवार की। मतगणना के दिन चुनाव आयोग को मिली शिकायत। सोमिया सदफ और शाजिया बेगम के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी। बांदीपोरा जिले के हाजिन से चुनाव लड़ रही थी शाजिया बेगम। पीओके में जन्म होने के कारण दोनों को नहीं माना भारतीय नागरिक और चुनाव हो गया रद्द। सदफ और शाजिया दोनों की सीटों पर 5 दिसंबर यानी कि आज ही था उपचुनाव।